मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शर्लक होम्स सीरीज की कहानी रक्तकेशीय संघ का द्वितीय अध्याय। लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल। इस तरह 8 सप्ताह बीत गए और मैं ए अक्षर वाले लगभग सारे पृष्ठ समाप्त कर चुका था और बहुत जल्दी बी अक्षर से काम शुरू करने वाला था। इस बीच में फुल स्केप कागज पर लिखी शीटों से अलमारी भरने को थी कि तभी सारा काम अचानक खत्म हो गया। खत्म? जी हाँ, मैं रोज की तरह सुबह 10 बजे अपने काम पर गया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दरवाजे पर सफ़ेद कार्डबोर्ड की एक चौकोर सी तख्ती चिपकी हुई थी। यह रही वह पर्ची जिसे आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं। नोट पेपर के आकार की सफ़ेद कार्डबोर्ड की पर्ची ले ली जिस पर एक सूचना कुछ यूं लिखी थी। रक्तकेशीय संघ रेड हेडेड लीग को अब भंग कर दिया गया है। 9 अक्टूबर 1890। शर्लक होम्स और मैंने इस संक्षिप्त घोषणा और उसकी शोकार्त पृष्ठभूमि का तब तक सर्वेक्षण किया जब तक कि उसका हास्यास्पद पक्ष सामने नहीं आ गया और हम दोनों हंसी के शोर में समा नहीं गए। मेरा मुवक्किल अपना रक्ताब सिर खुजलाते हुए बोला, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि भला इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। यदि आप मेरे ऊपर हंसने की बजाय कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जिस कुर्सी से वह कुछ पल पूर्व वह आधा उठ चुके थे उस पर उसे वापस बैठाते हुए होम्स ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं दुनिया के लिए तुम्हारे मामले को कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगा। सचमुच यह बड़ा मज़ेदार और लीक से हटकर है, लेकिन यदि आप मुझे माफ़ करें तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ तो मनोरंजक है। अच्छा ज़रा बताइए तो कि दरवाजे पर आपको जब यह कार्ड मिला तो आपने क्या किया? मैं लड़खड़ा गया श्रीमान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैं आसपास के कुछ कार्यालयों में गया, लेकिन वहां इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अतः मैं भूतल पर रहने वाले मकान मालिक जो कि एक लेखाकार हैं उनके पास गया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये रेड हेडेड लीग का क्या हुआ। उसने कहा कि उसने तो किसी ऐसी संस्था के बारे में नहीं सुना। फिर मैंने पूछा कि मिस्टर डंकन रॉस कौन थे। उसने कहा कि यह नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, वह चौथे महाशय वो कौन थे? क्या आप लाल सिर वाले आदमी के बारे में पूछ रहे हैं? जी हाँ। अरे उसका नाम तो विलियम मॉरिस है। वह एक वकील है और अपना नया ऑफिस तैयार होने तक मेरे कमरे को अस्थायी सुविधा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। वह तो कल ही यहाँ से चला गया। तो अब वह कहाँ मिलेगा? अपने नए ऑफिस में। और कहाँ? उसने मुझे अपना नया पता दिया है। हाँ, यह है 17 किंग एडवर्ड स्ट्रीट, निकट सेंट पॉल। मिस्टर होम्स, जब मैं उस पते पर पहुंचा तो वहां मुझे घुटने की कृत्रिम टोपी बनाने वाले की फैक्ट्री मिली जहां किसी ने भी विलियम मॉरिस अथवा डंकन रॉस के बारे में कुछ नहीं सुना था। होम्स ने पूछा, तो आपने उसके बाद क्या किया? मैं अपने घर सेक्स कोबर्ग स्क्वायर गया और वहाँ अपने सहायक की सलाह ली, लेकिन वह मेरी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सका। उसने केवल इतना कहा कि यदि मैं प्रतीक्षा करूं तो शायद मुझे डाक से कोई सूचना मिल सकती है, लेकिन मिस्टर होम्स मेरे लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था। ऐसी जगह को मैं बिना संघर्ष के नहीं छोड़ सकता था। अतः जो ही मैंने सुना कि आप गरीब जरूरतमंदों को अच्छी सलाह दे सकते हैं तो सीधे आपके पास आ गया। होम्स, यह तो आपने अच्छा किया। आपका केस असाधारण रूप से उल्लेखनीय है और इसे लेने में मुझे अत्यंत खुशी होगी। आपने जो मुझे बताया उससे मैं सोचता हूँ कि केस की गंभीरता पहली नज़र में जितनी नज़र आती है, संभव है मामले की जटिलता का खुलासा उसी से हो। विल्सन बोला, पर्याप्त गंभीर, क्योंकि मेरी 4 पाउंड प्रति सप्ताह की आय खत्म हो गई। होम्स ने टिप्पणी की, जहाँ तक आपकी व्यक्तिगत चिंता का प्रश्न है, आपको उस असाधारण लीक के बारे में मुझे कोई खास तकलीफ नहीं दिखाई नहीं देती। इसके विपरीत जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप 1 मिनट का भी दिमाग लगाए बिना ए अक्षर के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय का ज्ञान अर्जित कर चुके हैं और 30 पाउंड की कमाई करके अमीर भी हो गए हैं। उनकी ओर से आपको कोई हानि तो नहीं हुई है? नहीं श्रीमान, लेकिन मैं पता लगाना चाहता हूँ कि वे कौन है और उन्होंने मेरे साथ धोखा क्यों किया। इसके पीछे उनका मकसद क्या था? उनके लिए मजाक थोड़ा महंगा पड़ा क्योंकि इसके लिए उन्हें 32 पाउंड खर्च करने पड़े। हम इन प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करेंगे मिस्टर विल्सन। पहले आप मेरे 1-2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका यह सहायक जिसने आपका ध्यान उस विज्ञापन की ओर आकृष्ट किया, वह आपके साथ कितने समय से था? कोई 1 महीने से। और आपके पास आया कैसे? एक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में।
क्या वह एकमात्र आवेदक था? नहीं, मेरे पास दर्जन भर लोग आए थे। तो आपने उसे ही क्यों चुना? क्योंकि वह कुशल और सस्ता था, वस्तुतः आधे वेतन में। जी हाँ। यह विंसेंट दिखता कैसा है? छोटा, मजबूत कदकाठी वाला, फुर्तीला। हालांकि वह 30 साल से कम नहीं है, फिर भी उसके चेहरे में पर कोई बाल नहीं थे। माथे पर तेजाब से जलने का एक पुराना सफेद दाग भी है। होम्स थोड़ा उत्तेजित होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैंने काफी सोच विचार किया। क्या आपने कभी महसूस किया कि उसके कान बालियां पहनने के लिए छिदे हुए थे? जी हाँ, उसने मुझे बताया कि बचपन में एक कंजर ने उसका कान छेदा था। कहकर होम्स गहरे विचारों में डूब गए। क्या वह अभी आपके साथ है? हाँ श्रीमान, मैंने अभी अभी उसे छोड़ा है। और आपकी अनुपस्थिति में क्या उसने आपके व्यापार की भली भांति देखभाल की? शिकायत करने जैसा तो कुछ नहीं है श्रीमान। वैसे भी सुबह के समय करने को कुछ खास नहीं होता। समझ गया मिस्टर विल्सन। इस मुद्दे पर 1 या 2 दिनों में मैं आपको अपनी राय दे पाऊंगा तो मुझे खुशी होगी। आज शनिवार है और मुझे आशा है कि सोमवार तक हम अपने निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। आगंतुक के चले जाने के बाद होम्स ने कहा, तो मिस्टर वॉटसन, इन सब बातों को सुनकर आपकी समझ में क्या आया? मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। यह अत्यंत पेचीदा मामला है। होम्स, नियमानुसार तो जो चीज जितनी अधिक विलक्षण होती है उतनी ही कम रहस्यमयी सिद्ध होती है। यह तो आपके सामान्य अमूर्त अपराधी हैं जो वास्तव में अधिक माथापच्ची वाले होते हैं। जैसे चीर परिचित चेहरे को पहचान पाना कठिन होता है, लेकिन इस मामले को मैं चुटकियों में सुलझा लूंगा। अच्छा, तो आप इस मामले में क्या करने वाले हैं? उन्होंने उत्तर दिया, धूम्रपान। यह तो मात्र 3 पाइप की समस्या है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप 50 मिनट तक खामोश बैठे रहेंगे। वे अपनी कुर्सी पर टांगों के बीच में मुंह डालकर आंखें बंद करके और काली पाइप की पाइप मुंह में दबाकर बैठ गए। मैंने सोचा कि सो गए हैं, लेकिन वास्तव में वह सिर हिलाकर मुझे कुछ संकेत दे रहे थे। वह अचानक कुर्सी से इस तरह उठ खड़े हुए मानो अपना मन बना चुके हैं। उन्होंने अपना पाइप नीचे अंगीठी पर रख दिया। उन्होंने टिप्पणी की, आज दोपहर सेंट जेम्स हॉल में सरस्वती का नाटक है वॉटसन। क्या आप समझते हैं कि आपके मरीज आज कुछ घंटों के लिए आपको छोड़ सकते हैं? मेरे पास आज कोई काम नहीं। मेरी प्रैक्टिस कभी भी बहुत अधिक नहीं होती। तो अपना हैट पहनो और आओ। पहले हम शहर के बीच जाएंगे और रास्ते में हल्का नाश्ता करेंगे। मुझे लगता है कि कार्यक्रम में ढेर सारा जर्मन संगीत होगा, जो कि मुझे इतालवी या फ्रांसीसी संगीत की अपेक्षा अधिक प्रिय है। आओ मेरे साथ। हमने भूमिगत यात्रा की और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद हम सेक्सकोबर स्क्वायर के सिंगल स्टोरी क्षेत्र, जिसके बारे में हमने आज सुबह ही सुना था, पहुंच गए। वह एक प्राचीन कुलीन क्षेत्र था जिसमें 4 पंक्तियों में ईंटों के 2 मंजिले गंदे से मकान बने थे। उसके पास ही खरपतवार युक्त एक गंदा सा मैदान था। कुल मिलाकर उसे आप एक मलिन बस्ती ही कह सकते हैं। मकान के बाहर जस्ते की 3 किलो से जड़ी एक प्लेट टंगी थी, जिस पर सफ़ेद अक्षरों में जॉर्ज विल्सन लिखा था। इसी स्थान से वह अपना कारोबार करता था। शेरलॉक होम्स ने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा और फौरन गली में मुड़ गए। सड़क पर चलते हुए भी वे बार बार मुड़कर उस मकान पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर वे उसी रास्ते पर फिर वापस लौटे और हर एक मकान को बारीकी से देखते रहे। अंत में वह गिरवी घर वाले के मकान पर पहुंच गए और उसके घर के बाहर वाली पटरी पर अपनी छड़ी से जोर जोर से 2-3 बार ठोका। कुछ सोचते हुए उन्होंने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। चिकनी दाढ़ी वाले एक युवक ने तत्काल दरवाजा खोलकर अंदर आने का आग्रह किया। होम्स ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ से स्ट्रैंड तक कैसे जाएंगे? तीसरा दाएं, चौथा बाएं, कहकर सहायक ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। रास्ते में होम्स ने कहा कि नौजवान काफ़ी होशियार है। मेरी समझ में वह लंदन में चौथा सबसे होशियार आदमी है। उसके बारे में मुझे पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है। हाँ, वह तो नज़र आ रहा है, मैंने कहा। मिस्टर विल्सन का यह सहायक रेड हेडेड लीग के रहस्य के विषय में बहुत कुछ जानता है। मेरा यह दृढ़ मत है कि आपने केवल उसका चेहरा देखने की नीयत से ही उससे रास्ते के बारे में पूछा है। उसे नहीं, फिर क्या? उसके पाजामे के घुटने। और क्या देखा आपने जो मैं देखना चाहता था? आपने पटरी पर छड़ी से क्यों ठोका? अरे मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर, यह समय बातें करने का नहीं है, अनुमान लगाने का है। हम लोग दुश्मन के देश में जासूस हैं। हम सेक्सकोबर स्क्वायर के विषय में कुछ नहीं जानते। आइए अब हम इस कहानी को पीछे छूटे गए भाग का पता लगाते हैं। हम वापस जिधर से गए थे उसी कोने पर लौटे। उसके पीछे वाली सड़क और सामने वाली सड़क की तस्वीर में काफ़ी फर्क है। वह उन प्रमुख पगडंडियों में से एक है जो शहर के
ट्रैफिक को उत्तर और पश्चिम की ओर ले जाती है। मुख्य सड़क पर आने और जाने वाले रास्ते पर दोनों ओर भारी ट्रैफिक और दुकानों की वजह से लगभग जाम रहता है। जब हमने अच्छी अच्छी दुकानों और बड़े व्यावसायिक परिसरों पर निगाह डाली तो हमारे लिए यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि क्या उनका सिरा पीछे वाले धुंधले और स्थिर स्क्वायर की ओर भी खुलता है, क्योंकि उस ओर तो हम गए ही नहीं। होम्स ने कहा, आइए आइए देखता हूँ। किनारे पर खड़े होकर उन्होंने पंक्ति पर निगाह दौड़ाई और कहा, हमें यह मकानों के क्रम को याद रखना चाहिए। लंदन की सही सही जानकारी रखना मेरा शौक है। वहाँ मोरटाइम्बर तंबाकू वाला है, उसके पास ही अखबार वाले की छोटी सी दुकान है और उसके आगे सिटी एंड सबर्बन बैंक की कोबर्ग शाखा, शाकाहारी रेस्तरां और मैकफर लेन का कैरिज बिल्डिंग डिपो है। वह रास्ता हमें दाईं और दूसरे ब्लॉक में ले जाता है। डॉक्टर, अब हमने अपना काम कर लिया, इसलिए आइए थोड़ी मस्ती करें। पहले एक कप कॉफ़ी के साथ सैंडविच खाएंगे और उसके बाद वायलिन लैंड चलकर मजा लेंगे। वहाँ हमारा दिमाग चाटने के लिए कोई लाल सिर वाला मुवक्किल तो नहीं होगा। मेरा मित्र एक उत्साही संगीतकार था। वह न केवल सक्षम वादक था बल्कि अच्छा धुन निर्माता भी था। पूरी दुकानों पर दोपहर में बैठकर न केवल संगीत का मजा लेता रहा बल्कि लंबी पतली उंगलियों से ताल भी मिलाता रहा। वही दशा मजबूत इरादों वाले मशहूर जासूस होम्स की भी थी। नाश्ते और संगीत के बाद होम्स पर अपने काम की धुन सवार हुई। आसपास बैठे लोग उनकी हरकत से हैरान रह गए। वे पूछने लगे कि इस आदमी को अचानक हो क्या गया है। उस दोपहर को सेंट जेम्स हॉल में जब मैंने उन्हें संगीत से मत्रमुग्ध देखा तो महसूस किया कि अब उन लोगों की खैर नहीं जिन्होंने इसे इतना दौड़ाया था। होम्स ने उठते ही कहा, डॉक्टर, इसमें कोई शक नहीं कि अब आप घर जाना चाहते हैं। जी हाँ, ठीक है, हमें चलना चाहिए, लेकिन मुझे अभी यहाँ कुछ काम है जिससे कुछ घंटों का वक्त लगेगा। यह कोबर्ग स्क्वायर का यह काम थोड़ा गंभीर है। गंभीर? मगर क्यों? किसी होने वाले अपराध पर गहन विचार करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं समय रहते उसे रोक पाने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन आज शनिवार होने के कारण काम जटिल हो गया। आज रात मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। किस समय? 10 बजे। 10 बजे से बेकर स्ट्रीट में पहुंच जाऊंगा। अति उत्तम। हाँ डॉक्टर, वहाँ कुछ खतरा भी हो सकता है, इसलिए मेहरबानी करके अपनी आर्मी रिवॉल्वर जेब में डालते आइएगा। वह हाथ हिलाते हुए अचानक मुड़े और भीड़ में तत्काल खो गए। मैं मानता हूं कि मेरी अकल मेरे पड़ोसियों से अधिक मोटी नहीं है, लेकिन शर्लक होम्स से निपटने में मेरी अपनी मूर्खता आड़े आ जाती है। यहाँ जो कुछ मैंने सुना वही उसने भी सुना, जो मैंने देखा वही उसने भी देखा। लेकिन उसकी बातों से स्पष्ट है कि उसने केवल वह नहीं देखा जो हुआ, बल्कि उसने वह भी देख लिया जो होने वाला है, जबकि मेरे लिए यह सारा धंधा भ्रामक और अबूझ है। जब मैं अपने घर कैंस्टन के लिए चला तो रास्ते भर लाल सिर वाले शब्दकोश नकलची से लेकर कोबर्ग स्क्वायर और मुझसे बिछुड़ते समय उसके द्वारा कहे गए शब्द तक सारे मामले पर सोचता रहा। क्या था यह रात में होने वाला अभियान? मुझे अपनी रिवॉल्वर लाने को क्यों कहा? मुझे होम्स से यह संकेत तो मिला था कि गिरवी घर मालिक का वह चिकना सहायक एक कपटी आदमी है, ऐसा आदमी जो कोई गहरी चाल खेल सकता था। मैंने उस पहेली का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन निराश होकर मामले को एक तरफ झटक दिया, क्योंकि रात तक तो उसका उत्तर मिल ही जाना था। मैं घर से चला तो 9:15 बजे थे। मैंने पार्क के अंदर से होते हुए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और वहां से बेकर स्ट्रीट वाला रास्ता लिया। दरवाजे पर 2 युवक खड़े थे। आगे ज्यों ही मैं गली में मुड़ा, मुझे ऊपर से आवाजें आती सुनाई पड़ी। कमरे में प्रवेश करते ही मैंने होम्स को 2 लोगों के साथ बनावटी वार्तालाप करते पाया। उनमें से एक को मैंने पुलिस अधिकारी पीटर जॉन्स के रूप में पहचाना, और जबकि दूसरा लंबा पतला और थोड़ा निराश आदमी चमकीला हैट और सुंदर फ्रॉक कोट पहने आदमी को मैं नहीं जानता था। मुझे देखते ही होम्स ने अपने हरे जैकेट का बटन बंद करते हुए रैक से शिकारी छड़ी उठाते हुए कहा, हमारी पार्टी अब पूरी हो गई है वॉटसन। मैं सोचता हूँ कि शायद तुम स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर जोन से परिचित हो। आओ, अब तुम्हारा परिचय मैं मिस्टर मैरीवेदर से कराऊं, जो आज रात हमारे अभियान के साथी होंगे। जोन्स ने अपने निश्चयात्मक लहजे में कहा, डॉक्टर, आप तो जानते हैं कि हम एक बार फिर एक साथ शिकार पर निकले हैं। यहाँ हमारे ये मित्र किसी का पीछा करना चाहते हैं। इन्हें कुल मिलाकर एक पुराना विलायती कुत्ता चाहिए जो दौड़ लगा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारी दौड़ किसी जंगली कलहंस पर खत्म नहीं होगी। पुलिस अधिकारी ने कहा, महोदय, आप मिस्टर होम्स पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। यदि मिस्टर होम्स हमारी बात का बुरा न माने तो मैं कहना चाहूँगा कि इनके अपने तौर तरीके हैं जो थोड़ा सैद्धांतिक और विचित्र हैं।
परंतु इनके अंदर एक समूचा जासूस विद्यमान है। ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शोल्टो हत्या और आगरा खा जाने जैसे एक दो मामले को छोड़कर वे सरकारी दल से ज़्यादा सही सिद्ध हुए हैं। अपरिचित व्यक्ति ने अलग तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा, मिस्टर जोन्स, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है। मैं स्वीकार करता हूं कि आज मैं अपनी रबड़ भूल आया हूं। पिछले 27 सालों में यह पहला शनिवार है जब मेरी रबड़ मेरे पास नहीं है। शर्लक होम्स ने कहा, मैं सोचता हूं कि वह आपको मिलेगी क्योंकि आज रात के खेल में पहले से कहीं अधिक ऊंचा दाव लगा है, जितना पहले कभी नहीं लगा था, और यह खेल अधिक मनोरंजक होगा। मिस्टर मैरीवेदर के लिए यह दाव 30,000 पाउंड का और मिस्टर जोन्स आपके लिए इस अपराधी की गिरफ्तारी दाव पर लगी है। जॉन क्ले एक हत्यारा, चोर और शातिर ठग है। मिस्टर मैरीवेदर एक नौजवान है लेकिन अपने धंधे की बुलंदी पर है। मैं अपनी हथकड़ी लंदन के किसी अन्य अपराधी की अपेक्षा उसके हाथों में पहनाना चाहूँगा। जॉन क्ले एक मशहूर व्यक्ति है। उसका दादा एक मशहूर शाही सामंत था और वह स्वयं ईटन और ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था। उसका दिमाग उसकी उंगलियों की तरह ही शातिर था। हालांकि हमें उसकी मौजूदगी का सुराग कई बार मिला था, लेकिन वह आदमी खुद कहाँ मिलेगा यह हम कभी जान ही नहीं सके। कभी एक सप्ताह वह स्कॉटलैंड में होता तो अगले सप्ताह कॉर्नवाल में अनाथालय के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करता सुनाई पड़ता। उसे पकड़ने के लिए मैं सालों भटकता रहा, लेकिन अभी तक उसे खोज नहीं सका। मुझे उम्मीद है कि आज रात आपसे उनका परिचय कराने की खुशी मिल सकती है। मैं मानता हूँ कि मुझे भी जॉन क्ले से मिलने के 1-2 मौके मिले थे और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वह बड़ा ही शातिर है। बहरहाल अब 10 बजे से कुछ अधिक समय हो चुका है, अतः अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। आप दोनों तांगे में आगे आगे चलिए, मैं और वॉटसन आपके पीछे पीछे दूसरे तांगे में आएंगे। लंबी यात्रा के दौरान शर्लक होम्स ने ज़्यादा बातचीत नहीं की, अलबत्ता वे कैब में बैठे बैठे दोपहर में सुनी हुई धुन को जरूर गुनगुनाते रहे। जब तक हम फेरिंगटन स्ट्रीट नहीं पहुंच गए तब तक गैस की रोशनी से रोशन गलियों की भूल भुलैया में खड़खड़ाते तांगे में भटकते रहे। मेरे मित्र ने टिप्पणी की, हम लोग अब वहां पहुंचने ही वाले हैं। यह महाशय मैरीवेदर एक बैंक डायरेक्टर हैं और इस मामले में व्यक्तिगत रुचि भी ले रहे हैं। हमने मिस्टर जोन्स को बहुत सोच समझकर अपने साथ लिया है। यद्यपि ये अपने काम में थोड़ा भोंदू है, फिर भी बुरे आदमी नहीं। इनका एक सकारात्मक गुण यह है कि ये बुलडॉग की तरह बहादुर और केकड़ी की तरह अटल है। एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो बचकर निकलना मुश्किल है। लीजिए, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए और वे लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।